कहानी की शुरुआत 1899 में एक जहाज को दिखाते हुए होती है, जहां 1400 यात्रियों से भरा एक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है। जहाज का ऊपरी डेक अमीर वर्ग के लिए है और निचला डेक गरीब वर्ग के लिए। हालांकि यात्रियों की सामाजिक स्थिति अलग अलग है, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, उदास इंग्लैंड को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन यात्रा के आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही चालक दल को एक बचाव संकेत रेस्क्यू सिग्नल प्राप्त होता है, जिसे निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान गति के अनुसार वहां पहुंचने में केवल 7 घंटे लगेंगे। कप्तान तुरंत सतर्क हो जाता है, क्योंकि केवल 4 महीने पहले इसी कंपनी का जहाज प्रोमेथियस इसी मार्ग पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब से हजारों यात्रियों का कोई पता नहीं चला था। कप्तान को एहसास हो गया कि यह संकेत शायद उसी लापता प्रोमेथियस से आया है। सभी यात्रियों के विरोध के बावजूद उसने जहाज का मार्ग बदलने का आदेश दे दिया। यात्री स्वाभाविक रूप से नाराज हो गए, खासकर अमीर वर्ग के यात्री। उन्होंने जहाज की यात्रा के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। 4 महीने से समुद्र में लापता जहाज मिलने की संभावना लगभग न के बराबर थी। भले ही कोई जीवित बचा हो, वह भी अब तक मर चुका होगा। लेकिन कप्तान ने अपना फैसला नहीं बदला। जल्द ही सच्चाई ने साबित कर दिया कि वह सही था। वह वास्तव में प्रोमेथियस ही था, बस उस पर कोई रोशनी नहीं थी। कप्तान कुछ लोगों को लेकर एक लाइफ बोट में बैठा और यह देखने गया कि वहां क्या हुआ है। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह भूतिया जहाज उनके लिए अंतहीन दुःस्वप्न लेकर आने वाला है। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, उन्हें अंदर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। हजारों यात्री बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। जहाज का उपकरण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह केवल 4 महीने से लापता था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे आधी सदी से छोड़ दिया गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां का रेडियो पूरी तरह खराब था। तो फिर चालक दल को जो बचाव संकेत मिला था, वह आखिर आया कहां से? सभी लोगों ने नीचे देखा। एक सुनहरा भृंग गोल्डन बीटल अजीब तरह से चल रहा था। सबकी नजरों के सामने वो एक अलमारी तक पहुंचा और उसका दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा लड़का बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक रहस्यमयी काला त्रिकोण आगे बढ़ा दिया। प्रोमेथियस से मिले उस एकमात्र जीवित लड़के को वे लोग वापस लाइफ बोट में ले आए। जैसे ही वह जहाज पर आया, अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। सभी कंपास खराब हो गए। कप्तान को अपने कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने मृत परिवार को फिर से देखा। वह अपनी बेटी को गोद में लिए हुए था, जो 2 साल पहले आग में जलकर मर गई थी। अचानक अलमारी के भीतर से आग की लपटें निकलने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंध में बदल गया। केवल खंडहर ही बचे। कप्तान उस सुनहरे भृंग का पीछा करते हुए अलमारी के अंदर चला गया। अंदर एक रहस्यमयी सुरंग थी। ऊपर चढ़ने के बाद वह फिर से अपने ही कमरे में पहुंच गया। समुद्री जीवन के 10 वर्षों से भी अधिक अनुभव में उसे कभी पता नहीं था कि जहाज में ऐसा कोई गुप्त रास्ता भी है। वह रास्ता सीधे उसके कमरे तक आता था। क्या यह सब केवल एक भ्रम था? इसी समय कंपनी की ओर से आदेश आया कि कप्तान किसी भी कीमत पर प्रोमेथियस को खोजे और उसे अपने नियंत्रण में ले। यह अजीब आदेश वास्तव में कप्तान को परेशान कर देता है। इसके अलावा जहाज में कोयले की भी कमी थी। उसने फैसला किया कि वह लोगों के विरोध की परवाह नहीं करेगा और भूतिया जहाज को लेकर वापस लंदन लौट जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद समुद्र पर घना कोहरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो वह लोगों को घर लौटने से रोकने के लिए जानबूझकर आया हो। दोनों जहाज वहीं रुकने पर मजबूर हो गए और कोहरा छूटने का इंतजार करने लगे। सच्चाई का पता लगाने के लिए कप्तान और उसके साथी फिर से भूतिया जहाज पर गए। इस बार उन्हें यात्रियों की एक सूची मिली। उसी समय उनके जहाज पर कई यात्री एक एक करके मरने लगे। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी और न ही खून बहा था, बस उनकी नाक से खून निकला था। ये खबर फैलते ही चालक दल और यात्री घबरा गए। गरीब वर्ग के लोग उकसावे में आकर विद्रोह कर बैठे और जहाज के नियंत्रण के लिए लड़ने लगे। कप्तान को रोकने और जल्द से जल्द जहाज से उतरने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सबको लगने लगा कि यात्रियों की रहस्यमयी मौतों का कारण वही छोटा लड़का है। उन्होंने सामूहिक रूप से उसकी तलाश शुरू कर दी और उसे ढूंढकर बाहर निकालने की कोशिश की। जब मोरा को यह पता चला तो वह सबसे पहले उस लड़के को खोजने गई और उसे सवाल किए, लेकिन लड़के ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सुनहरा भृंग निकाल लिया। उसके मार्गदर्शन में वे रास्ते भर सभी ताले खोलते चले गए। लड़का मोरा को अपने साथ ले गया और उन लोगों से मिला जो अभी भी कप्तान का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे लोग लाइफ बोट से भागने वाले थे, दंगाई भीड़ वहां पहुंच गई और लड़के को उनके हवाले करने की मांग करने लगी। अब लोग पूरी तरह नियंत्रण खो चुके थे। दोनों पक्षों के बीच डेक पर संघर्ष शुरू हो गया और इस अफरा तफरी में उस छोटे लड़के को समुद्र में फेंक दिया गया। उग्र लहरों ने उसे निगल लिया। मोरा यह देखकर स्तब्ध रह गई। कप्तान ने तब भूतिया जहाज से मिली यात्रियों की सूची निकाली और मोरा से सवाल किया। कप्तान को शक था कि मोरा की पहचान नकली है, लेकिन मोरा को याद ही नहीं था कि वह कभी उस भूतिया जहाज पर गई थी।
इससे पहले कि वे कुछ समझा पाता, उसके पीछे रखी अलमारी अचानक आवाज करने लगी। एक सफेद रोशनी चमकी और छोटा लड़का अचानक फिर से उसके भीतर से बाहर निकल आया। जिस लड़के को सबने अपनी आंखों के सामने समुद्र में डूबते देखा था, वह अब उनके सामने खड़ा था। ये भयानक दृश्य देखकर कप्तान का समर्थन करने वाले लोग भी डर गए। उन्होंने लड़के को दोबारा अलमारी में बंद कर दिया और मोरा पर बंदूक तान दी। मोरा अब पूरी तरह निरुत्तर थी। अज्ञात भय के सामने हर कोई घबराया हुआ था। इसी अफरा तफरी में किसी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चल गई, लेकिन अचानक एक पारदर्शी अवरोध, ट्रांसपेरेंट बैरियर प्रकट हो गया। समय एकदम रुक गया। मोरा को छोड़कर बाकी सभी मानो ठहर गए हों। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हवा में रुकी हुई गोली को अपने हाथ से निकाल लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पीछे की अलमारी फिर से हिलने लगी। अचानक वह छोटा लड़का, जिसे अभी अभी बंद किया गया था, चुपचाप बाहर निकल आया। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मोरा भागते हुए बाहर निकल गई। उसी क्षण बाकी सभी लोग भी सामान्य हो गए, लेकिन तभी उससे भी भयानक घटना घटने लगी। अचानक हवा में एक अलार्म बज उठा। फिर लगातार बीप की आवाज आने लगी। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों ने मानो अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वे एक ही दिशा में चलने लगे। एक एक करके सभी डेक पर पहुंच गए और बिना कुछ कहे सीधे समुद्र में कूदने लगे। मोरा खुद को रोक नहीं पाया और उसने लड़के से पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इस बार लड़के ने 5 शब्द लिखे, वे हमारी जासूसी कर रहे हैं। फिर उसने पहली बार बोलना शुरू किया। वह फिर से कमरे के गुप्त रास्ते में चला गया। उसने सुनहरे भृंग को छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मोरा भी उसके पीछे गई। उस खूबसूरत सुरंग से गुजरने के बाद वह एक बंजर खदान क्षेत्र में पहुंची और वह गुफा हवा में लटकी हुई थी। मोरा ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे छोटे लड़के का कहीं पता नहीं चला। ये लंदन के ग्रामीण इलाके में स्थित मोरा का बचपन का घर था। वह महल के भीतर बने कमरे में चली गई। बचपन से ही वह अपने पिता से नफरत करता था, लेकिन अचानक उसके पिता उसके पीछे प्रकट हो गए। उन्होंने मोरा से पूछा कि वह चीज कहाँ छिपाई गई है। मोरा को समझ नहीं आया कि वह किस चीज की बात कर रहे हैं। अचानक उसके पिता गायब हो गए। फिर किसी ने उसे कुर्सी पर दबोच लिया और जबरदस्ती उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। जब मोरा की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। कप्तान उसे देखकर पागलों की तरह पूछने लगा कि वह अचानक कहाँ गायब हो गई। इस बार मोरा ने सच बताने का फैसला किया। उसने खुलासा किया कि उसका पिता जहाज कंपनी का मालिक था। वह मानव मस्तिष्क पर प्रयोग करने का जुनून रखता था। आज जो भी अजीब घटनाएं हो रही थीं, संभव है कि वे उसी प्रयोग का हिस्सा हों। उधर जहाज पर यात्रियों की सामूहिक आत्महत्या अभी भी जारी थी। पादरी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जहाज कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वापस आए टेलीग्राम में केवल एक ही शब्द था, शिप। यह देखकर वह घबरा गया। उसने यह खबर अपने पिता को बताई, लेकिन उसका पिता वास्तव में मोरा के पिता द्वारा जहाज पर भेजा गया एक जासूस था। उसने एक रहस्यमयी उपकरण निकाला और पादरी को बेहोश कर दिया। उसी समय रेडियो से आने वाली सीटी जैसी आवाज अचानक बंद हो गई और यात्रियों की आत्महत्या भी रुक गई। जहाज पर पहले 1400 से अधिक लोग थे। अब डेक पर बचे हुए लोगों के बीच डर और भी बढ़ चुका था। तभी वह जासूस कप्तान को वह टेलीग्राम सौंप देता है। अचानक एक आदमी वहां आ जाता है। उसका नाम डेनियल था। वह वही व्यक्ति था जो भूतिया जहाज से तैरकर इस जहाज तक आया था। वह उसी छोटे लड़के के साथ था। उसका उद्देश्य मोरा के पिता की योजना को रोकना था। उसने सबको बताया कि जहाज को डुबो दो का मतलब भूतिया जहाज को डुबोना नहीं था, बल्कि उस जहाज को डुबोना था जिस पर वे इस समय खड़े थे। उसने सभी से अलग अलग होकर यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने को कहा। दूसरी ओर मोरा का पिता निगरानी कैमरों की मदद से पूरे जहाज पर नजर रख रहा था। उसने आदेश दिया कि छोटे लड़के को हर हाल में ढूंढा जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि ये कहानी 1899 में घट रही थी, जबकि दुनिया की पहली वीडियो निगरानी प्रणाली 1968 में अस्तित्व में आई थी। तो फिर यह तकनीक यहाँ कैसे मौजूद थी? मोरा कप्तान को लेकर फिर उसी गुप्त सुरंग के रास्ते बंजर इलाके वाले महल तक पहुंची। मोरा ने कप्तान को बताया कि उसकी माँ धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रही थी। उसे ठीक करने के लिए उसके पिता मानव मस्तिष्क के काम करने के सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहते थे और यही महल वास्तव में एक मानसिक अस्पताल था। इसके बाद दोनों ने वहां की एक दीवार तोड़ी। दीवार के पीछे जो था उसे देखकर वे हैरान रह गए। वहां एक जहाज छिपा हुआ था। इसका मतलब था कि वे समय या स्थान में यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सब कुछ जहाज के अंदर ही मौजूद था। उन्हें दीवार पर कुछ अजीब निशान भी दिखाई दिए। मोरा उन्हें छूने ही वाला था कि तभी डेनियल अचानक वहां पहुंच गया और उसे रोक लिया। कप्तान को अब डेनियल पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि डेनियल शुरू से ही सच्चाई जानता था। वह उसे बंदी बनाने ही वाला था। लेकिन डेनियल ने एक रहस्यमयी उपकरण का उपयोग किया और कप्तान को एक झटके में जंगल में भेज दिया। सौभाग्य से बंदूक अभी भी मोरा के हाथ में थी। डेनियल सब कुछ समझाना चाहता था। उसने कहा कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तविक नहीं है। वह चाहता था कि मोरा जल्द से जल्द अपनी याददाश्त वापस हासिल कर ले। उसने यह भी बताया कि 12 साल पहले मोरा और वह शादी कर चुके थे।
लेकिन मोरा को अपनी शादी तक याद नहीं थी। उसने डेनियल का उपकरण छीन लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। उसी समय मोरा को कुछ याद आने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मुड़कर खेतों की ओर भागा। वह जोर जोर से अपने पिता का नाम पुकार रहा था। फिर उसने बंदूक हवा में फेंक दी और अचानक हवा मानो कांच की तरह टूट गई। भाग 4। मोरा ने उस जगह को छुआ। वह वास्तव में एक पारदर्शी अवरोध ट्रांसपेरेंट बैरियर था। उसने धीरे धीरे एक पैनल बाहर खींचा। उसके पीछे भी एक और जहाज मौजूद था। मोरा की हर गतिविधि उसके पिता द्वारा देखी जा रही थी। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि यह सब वास्तविक नहीं था। उधर जिस कप्तान को डेनियल ने भेज दिया था, उसने एक गुप्त रास्ता खोज लिया और वापस जहाज पर चढ़ाया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह भूतिया जहाज पर पहुंच चुका था। उसके आसपास बिल्कुल एक जैसे अनगिनत जहाज मौजूद थे। तभी एक भयंकर तूफान आ गया, लेकिन उनमें से कोई भी जहाज चल नहीं रहा था। उधर जहाज पर लौटने के बाद मोरा ने सबको कप्तान को खोजने का आदेश दिया। फिर वह डेनियल के कमरे में बने गुप्त रास्ते से उसके रहस्यों का पता लगाने निकल पड़ा। वह एक ऐसे घर में पहुंचा जो उसे बहुत परिचित लग रहा था। अचानक उसकी कुछ यादें वापस आने लगीं। उसे पता चला कि यह उसका और डेनियल का घर था, यानी उनका प्रेम निवास, और वही छोटा लड़का उनका बेटा था। इसी बीच महल में बंद डेनियल ने भी बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। वह दीवार पार करके फिर से गुप्त रास्ते के माध्यम से जहाज पर लौट आया। जब उसने मोरा को ढूंढ लिया तो उसने आखिरकार पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि यह पूरी दुनिया वास्तव में एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम है। हर सिमुलेशन एक सप्ताह तक चलता है। वे लोग पहले भी कई बार इसी चक्र से गुजर चुके हैं। बार बार मौत, बार बार वही घटनाएं और बार बार वही शुरुआत। इस पूरे चक्र को रोकने के लिए मोरा को अपनी याददाश्त वापस लानी होगी, क्योंकि केवल वही जानता है कि इस प्रोग्राम से बाहर निकलने की चाबी कहाँ छिपी है। अब उनके पास केवल 20 मिनट का समय बचा था। अचानक मोरा को अपने गले में पहना हुआ लॉकेट याद आया। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर सचमुच एक चाबी छिपी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय मोरा के पिता ने छोटे लड़के को पकड़ लिया। उसने डेनियल और मोरा को संदेश भेजा, अगर वे अपने बेटे को जीवित देखना चाहते हैं तो उन्हें चाबी सौंपनी होगी। इसलिए डेनियल ने मोरा को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए कहा और इस समस्या का समाधान स्वयं करने निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद प्रोग्राम आधिकारिक रूप से समाप्त होने लगा। पूरा जहाज एक विशाल भंवर विहरल पूल में खींचने लगा। उसी समय भूतिया जहाज पर मौजूद कप्तान ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उसने अपने ही जहाज को समुद्र से ऊपर उठते हुए देखा और उसके सभी यात्री अभी भी जीवित थे। जब कप्तान और मोरा की फिर से मुलाकात हुई तो मोरा ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसने बाकी लोगों को भी वह सब बताया जो उसे पता चला था। फिर उसने चाबी दिखाते हुए कहा कि केवल यही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। लेकिन उसकी याददाश्त अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी, इसलिए वह सब कुछ विस्तार से समझा नहीं पाया। नतीजतन कप्तान के अलावा कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर डेनियल ने प्रोग्राम का कोड बदल दिया। उसने मोरा के पिता की निगरानी प्रणाली को भी ब्लॉक कर दिया। अब मोरा के पिता को समझ आ गया कि मोरा चाबी सौंपने वाली नहीं है, इसलिए उसने अपने लोगों को भेजकर मोरा को पकड़वा लिया। इसके बाद उसने पहली बार पूरी सच्चाई बताई। असल में इस पूरे प्रोग्राम का निर्माता वह नहीं था, बल्कि स्वयं मोरा था। जब उसका बेटा गंभीर बीमारी से मरने वाला था, तब मोरा उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई। अपने परिवार को हमेशा साथ रखने के लिए उसने यह वर्चुअल रियलिटी दुनिया बनाई थी, ताकि वह, डेनियल और उनका बेटा हमेशा इस जहाज पर साथ रह सकें। इसके बाद संघर्ष के दौरान मोरा बेहोश हो गई। मोरा के पिता ने चाबी वापस ले ली और काले पिरामिड को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था, क्योंकि डेनियल पहले ही प्रोग्राम का कोड बदल चुका था। उसने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था और अब खेल के नियम बदल चुके थे। इसका मतलब था कि पुरानी चाबी अब किसी काम की नहीं रही। उसी समय पूरा जहाज टूटने लगा। यह संकेत था कि पूरा सिमुलेशन ढह रहा है। जब डेनियल ने दोबारा मोरा को देखा तो उसे पता चल गया कि उसकी योजना सफल हो चुकी है। इस बार मोरा की याददाश्त मिटाई नहीं गई थी और प्रोग्राम फिर से लूप में नहीं गया। अब एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला था। डेनियल ने एक नया प्रवेश द्वार तैयार किया था। इस बार वह एक रंग बिरंगा पिरामिड था और इस बार चाबी मोरा की शादी की अंगूठी थी। जैसे ही मोरा ने अंगूठी को उसमें लगाया, वह तुरंत वास्तविक दुनिया में जाग उठी। उसने अपने सिर से मशीन हटाई और चारों ओर देखा। बाकी सभी यात्री अभी भी मशीनों से जुड़े हुए थे। खिड़की के बाहर अनंत और शांत अंतरिक्ष फैला हुआ था। जहाज का सिस्टम अपने आप सक्रिय हो चुका था। उसने अभी अभी अपने जीवन के पहले सर्वाइवल मिशन को पूरा किया था। प्रोमेथियस प्रोजेक्ट अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था और अब तारीख थी 19 अक्टूबर 2099। यहीं पर 1899 के पहले सीजन का अंत होता है। एक ही निर्माताओं की वजह से बहुत से दर्शक 1899 की तुलना डार्क से करते हैं। कहानी की संरचना हो या दिमाग घुमा देने वाला रहस्य, 1899 को डार्क की तुलना में थोड़ा अधिक समझने योग्य माना जाता है। पूरे सीजन को देखने के बाद अधिकांश दर्शक कहानी की दिशा को समझ सकते हैं। 19वीं सदी के रहस्यमयी इतिहास से लेकर वर्चुअल रियलिटी वाले साइंस फिक्शन अंतरिक्ष भविष्य तक कहानी में अनेक जटिल सुराग बिखरे हुए हैं, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ स्वाभाविक लगने लगता है।
आखिरकार यह कहानी अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद होने वाले मानसिक आघात का सामना करने के बारे में है। स्पष्ट रूप से 1899 में बर्म्यूडा ट्रायंगल का संदर्भ दिया गया है। कहा जाता है कि 19वीं सदी से अब तक कम से कम 50 बड़े जहाज इस क्षेत्र से गुजरते समय रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूतिया जहाज दिखाई देते हैं, संचार प्रणालियां अचानक काम करना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में समय और अंतरिक्ष के द्वार खुलते और बंद होते रहते हैं। इसी कारण त्रिकोण का प्रतीक भी पूरी श्रृंखला में बार बार दिखाई देता है, जैसे लिफ्ट के बटन, लड़के के हाथ में मौजूद काला त्रिकोण और गुप्त रास्तों पर बने त्रिकोणीय चिन्ह। फिलहाल 1899 का पहला सीजन केवल शुरुआत है। जहां तक ये सवाल है कि क्या ये डार्क की तरह एक महान श्रृंखला बन पाएगी या नहीं, इसके लिए दर्शकों को अगले सीजन का इंतजार करना होगा।